हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग को फाइनली उसके पास्ट के बारे में पता चला था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। सारे लोग जहाँ इमोशनल हो गए थे वहाँ विंग का रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, मतलब एकदम ब्लैंक, उसका इमोशन दिख ही नहीं रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं लैन हाउस, जहाँ पर सारे लोग पहुँच गए थे। मतलब हाँ, विंग, सॉन्गलैन, वांग जी, हान, नियमेंजू सब पहुँच गए थे। सबका मूड बहुत ख़राब था। हालांकि विंग का मूड कैसा था वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है कि विंग का मूड एक्चुअली कैसा है। बट बाकी लोगों का मूड बहुत ख़राब है, बहुत डिस्टर्ब है वो लोग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, मतलब हान ने, नियमेंजो ने, वांगजी ने, सॉन्गलैन ने ये नहीं सोचा था कि कुछ बुरा होगा। ऑब्वियसली किसी बच्चे को अबैंडन कर देने के पीछे जो माइंडसेट होता है वो अच्छा नहीं होता है और उस बच्चे का लाइफ भी अच्छा नहीं होता है। कुछ इनरिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते, अपने बच्चों को टेक केयर नहीं कर पाते और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए बच्चों को अबैंडन कर देते हैं। ये बहुत बुरा है और इसके पीछे बहुत सारे, मतलब अलग अलग बच्चे के अलग अलग दर्दनाक कहानियाँ होता है जिन्हें छोड़ा जाता है। कुछ को याद रहता है, कुछ को याद नहीं रहता। तो अल्टीमेटली सबने सोचा था कि हाँ, उन्हें एक रीज़न पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि विंग का लाइफ कैसा था, विंग को क्यों छोड़ा गया है, शायद ये भी पता चले, विंग कहाँ से बिलोंग करता है ये पता चले। बट किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मतलब ये हार्ट ब्रेक कर देने वाला कुछ ऐसा था। विंग की मदर के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है नियमेंजू को, क्योंकि नियमेंजू को पता है कि लव क्या है। वो अपने और हान के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका और हान का जर्नी अभी बहुत दूर आगे जाने वाला है। ये तो बस शुरुआत है। वो अपने डैड के बारे में बता रहा है, वो अपने डैड के बारे में सोच रहा है। नियमेंजू की जो मदर है वो नियमेंजू के यंगर ब्रदर को बर्थ देने के वक्त गुजर गई थी एंड उसके बाद नियमेंजू के डैड ने उनके दोनों भाइयों को संभाला है। नियमेंजू हमेशा अपने डैड की तरफ देखते थे। उन्हें कितने बार फोर्स किया गया है अपने फैमिली की तरफ से कि वो शादी कर ले, एक दूसरा मौका दे अपनी ज़िंदगी को। बट नियमेंजू के डैड ने हमेशा कहा है कि उनका ज़िंदगी अच्छा है। हाँ, उनकी ज़िंदगी से उनका लव चला गया है, बट उसका आखिरी दो निशानी अभी भी है जिन्हें लेकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी और ओमेगा के साथ बॉन्ड करने का ज़रूरत नहीं है और ना ही वो करना चाहते हैं। उन्होंने कितनी बार रिजेक्ट किया है, इसके लिए उनके फैमिली में कितना ज़्यादा परेशानी हुआ है नियमेंजू को पता है, क्योंकि ऑब्वियसली नियमेंजू तब बड़े हो गए थे। ऑलमोस्ट वो तब 7 साल के थे, तो वो समझते थे। कितना अजीब है ना, एक नियमेंजू का डैड, वो भी एक अल्फा है, वो अपने ओमेगा को, अपने पार्टनर को खोने के बाद दोबारा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाए, कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को अपना पूरा ज़िंदगी दे दिया। हाँ, नियमेंजू को कभी कभी रिग्रेट फील होता था। उसने भी जब वो बड़ा हो गया ना, तब उसने कहा था अपने डैड से कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, एक ओमेगा को अपनी ज़िंदगी में जगह दे। वो अकेले फील करते हैं। बट उस टाइम ना नियमेंजू के डैड ने नियमेंजू को सीधा कह दिया था कि वो बिल्कुल अकेले फील नहीं करते, उन्हें हमेशा उनका ओमेगा उनके आसपास महसूस होता है और वो इस फीलिंग को दूर नहीं करना चाहते। वो खुश है, वो सच में खुश है, वो अकेला नहीं है। और दूसरी तरफ जियांग फैमिली एज ए अल्फा, जो अपने मेट को, अपने ओमेगा को धोखा देकर एक दूसरा फैमिली बसा लेते हैं, अपने ओमेगा को इस कदर ट्रॉमा, इस कदर दर्द में डाल देते हैं कि वो अपना जान ही गंवा बैठता है और फिर अपने खून को
ने मिंजो और कुछ सोच नहीं पाते। वो विंग को देख रहे थे पूरा रास्ता। विंग का इतना शांत रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। विंग को अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना होगा, विंग को दिखाना होगा कि वो दर्द में है, जो कि है वो भी चाहे कितना ही ब्लैंक फेस बना कर रखे, लेकिन विंग 100% अभी पेन से गुज़र रहा है, एक्सट्रीम पेन से। या तो वो दिखा नहीं रहा है या तो वो दिखा नहीं पा रहा है। ये डिस्टर्बिंग है। विंग को अपनी इमोशन को बाहर लाना होगा। ये पूरा चीज़ विंग को एक बार फिर उन दर्दों से गुज़रना पड़ रहा है। किस लिए? क्योंकि वो अपनी इमोशन को बाहर लाए, वो अपने सारे दर्द को बाहर लाए, जिससे उसका फेरोमोन अनलॉक हो, उसका फेरोमोन नॉर्मल हो, नॉर्मल तरीके से फ्लो करे। अगर विंग ऐसे ही अपनी इमोशन को बाहर ना निकाल पाए तो मुश्किल होगा। अल्टीमेटली निये मिंजू इमोशनली भी सोच रहे थे और एज अ डॉक्टर भी वो सोच रहे थे विंग को लेकर। हान जो विंग की तरफ देखना भी नहीं चाह रहा था अभी, मतलब वो बस लैन हाउस आया और अपने कमरे में चला गया था। सोंगलैन भी कुछ देर विंग को देखता है और फिर चला जाता है। निये मिंजू अभी विंग से बात करना चाहते हैं, लेकिन विंग का इरादा नहीं है। निये मिंजू को समझ आ गया था, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो भी धीरे से अपने कमरे की तरफ चले गए थे। रह गया था तो सिर्फ वांगजी और विंग। वांगजी ने धीरे से कहा, विंग। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश किया, बट वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। वो अपने किसी इमोशन को बाहर ही नहीं ला पा रहा था। विंग बता नहीं पा रहा था कि उसके अंदर चल कर आए। वांगजी ने विंग का वो टूटा हुआ मुस्कुराहट देखा और अल्टीमेटली वो जो कहने वाला था उसने उसे अपने अंदर ना दबा लिया। वो विंग को कहने वाला था, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वांगजी को समहाउ लगा कि ये सवाल करना बेवकूफ़ी है। इसलिए वांगजी ने कहा, जाओ जाके रेस्ट करो। पता नहीं क्यों, लेकिन वांगजी की इस बात को सुनकर ना विंग को बहुत रिलीफ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वो जल्दी से आगे बढ़ गया अपने कमरे की तरफ। वांगजी बस विंग को जाते हुए देखता है। कुछ देर वो वहीं पर खड़ा रहता है और फिर अपने अंकल के पास चला जाता है। यहाँ से शेन शिफ्ट होकर हमें शंघाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिचैन हॉस्पिटल के अपने केबिन में बैठा हुआ था। समहाउ वो कल पूरा रात हॉस्पिटल में ही था और अभी भी वो घर नहीं जा पाया, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल ये नहीं देखेगा कि तुम अपने छुट्टी के बाद, मतलब अपने ड्यूटी ऑफ के बाद तुम अच्छे से सोए या नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा ड्यूटी ऑफ कर दिया है, तुम्हें छुट्टी मिल गया है, तो तुम्हें सोना है, रेस्ट करना है, अगले दिन टाइम पर आना है। यही नियम है और इसे मानना है। तो लैन शिचैन सोया है या नहीं सोया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले दिन उसका ड्यूटी था। वो अभी लिटरली अपनी आँखों को जलते हुए महसूस कर रहा था, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, उसका दिमाग जल रहा था, क्योंकि उसके सामने इस सारा प्रॉब्लम का जर बैठा हुआ था, मतलब वो मीगा जियांगचंग। लैन शिचैन अपनी आँखों को छोटा करते हुए जियांगचंग को घूरे जा रहा था, जबकि जियांगचंग पिछले 5 मिनट से चुपचाप बैठा हुआ है। अब लैन शिचैन ना पेशेंस नहीं रख पाए अपना, मतलब बेचारा 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है वो जागा हुआ है, तो कैसे वो अपने आप को काम रखे? नहीं, उससे ये नहीं हो रहा है। तो शिचैन ने अपना गला साफ़ किया और बोला, मिस्टर जियांगचंग, जो अपने ही थॉट में खोया हुआ था, वो तुरंत झटके से, जैसे वो नींद से जागा है, ऐसा ना एकदम झटके से सीधा होकर बैठ गया और शिचैन की तरफ देखा। फिर जियांगचंग का चेहरा लाल हो गया, मतलब सेकंड्स में लाल हो गया एकदम।
जियांग चंग का वो सफ़ेद चेहरा लाल हो गया था टमाटर जैसा। शिचैन को तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जियांग चंग ने अपने चेहरे को हीट होते हुए महसूस किया और तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। जियांग चंग बहुत एम्बैरेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे सब कुछ याद है कि कल रात वो ड्रंक होके क्या कुछ कर चुका है। जियांग चंग के लिए ड्रिंक करना कोई नई बात नहीं है। उसने एक्चुअली बहुत छोटी उम्र से ये ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। अक्सर जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस में रखा जाता है ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा देखभाल में, कड़े निगरानी में रखा जाता है, वही बिगड़ जाते हैं। तो जियांग चंग के लिए वही हुआ। बचपन में जब जियांग चंग ने होश संभाला ना, तब से लेकर उसे उसके शिजिए के साथ कंपेयर किया गया। उसके मदर ने ही किया, हमेशा कंटिन्यूली उसे उसके शिजी के साथ कंपेयर किया गया। हर एक चीज़ में, पढ़ाई से लेकर बिहेवियर से लेकर सब कुछ। मतलब यानली कितनी परफेक्ट है सब चीज़ में, पढ़ाई में, बिहेवियर में, कितनी जेंटल है, लाउड नहीं है, कुछ भी अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट नहीं करती, ये सब कुछ। और दूसरी तरफ जियांग चंग पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लाउड है, किसी के बात को मानता नहीं है, जो मना किया जाए दुगना तिगना तेज़ी से वो वही करता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा ट्रबल क्रिएट करता है। तो मैडम यू का ना ये बन गया था एक रिचुअल टाइप का, उन्हें लग रहा था, मतलब जियांग चंग को ये बात पता है, जियांग चंग उसके शिजिए दोनों को पता है कि जियांग चंग अगर कुछ ना भी करे ना तो भी गलती जियांग चंग का है। मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो जियांग चंग ही उसके लिए ज़िम्मेदार है। उसके घर में माहौल ऐसा था। हालांकि इसके लिए जियांग चंग कभी भी अपने शिजिए को गलत नहीं समझता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका शिजिए का नेचर वैसा है। हाँ, यानली बहुत सॉफ्ट है, वो चिल्लाना चीखना पसंद नहीं करती, वो पढ़ाई पसंद करती है, शांत रहना पसंद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जियांग चंग का नेचर भी वैसा हो। तो अल्टीमेटली मैडम यू ने जितना जियांग चंग के ऊपर एफर्ट लगाया जियांग चंग को काबू में लाने के लिए, जियांग चंग को यानली के जैसा शांत करने में, जियांग चंग उतना बिगड़ गया और उसने बहुत अर्ली ड्रिंकिंग शुरू कर दिया था और साथ में बुलीज करना, ऐसे ऐसे चीज़ें उसने शुरू कर दिया था। बट अभी जियांग चंग काफ़ी अपने आप को सुधार चुका है। लेकिन वही जो कहा ना मैंने, उसने बहुत अर्ली ड्रिंकिंग शुरू कर दिया था। तो ड्रिंक अगर वो करता है और ड्रंक हो जाता है तो उसे याद रहता है कि ड्रंक होने के बाद उसने क्या किया है। और छोटे मोटे ड्रिंक से उसे कुछ होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अगर वो ड्रिंक कर ले तभी वो एकदम अपना होश खो देता है। कल भी वैसा ही हुआ था। वो परेशान था बहुत ज़्यादा अपनी डैड के लिए, अपने सिचुएशन को लेकर वो परेशान था। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचकर, और उसने ड्रिंक किया। और फिर ड्रिंक करने के बाद उसने लिटरली किस किया था। ये सोचते ही जियांग चंग को इतना एम्बैरेसिंग और इतना पेन फील हो रहा था उसके सर में कि वो क्या कहे। अभी ऑलमोस्ट दोपहर होने वाला है और थोड़ी देर पहले जियांग चंग को होश आया था, मतलब वो नींद से जागा था। उसके बाद उसे सब कुछ याद आ रहा था कि कल रात उसने क्या कुछ नहीं किया। ये सोचकर ही जियांग चंग का बार बार चेहरा लाल हो रहा था। हाँ, वो मानता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब बहुत इंडिपेंडेंट ओमेगा है, मतलब जो लोग कहते हैं उसे, जो अल्टीमेटली अडल्ट्री का हर हद पार कर चुका है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जियांग चंग अभी पूरा प्योर है और उसका उम्र भी अभी कितना ही हुआ है, वो बहुत कम उम्र का है अभी। तो वो अभी प्यार, लव, मतलब किसी रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में पड़ा ही नहीं कभी भी। हाँ, वो बहुत बुरे
आदतों के साथ जुड़ गया था, ज़िद में अपने मॉम को दिखाने में कि आप जितना मुझे रोकोगे, आप जितना मुझे परेशान करोगे, मैं उतना आपको परेशान करूँगा। बट उसने कभी भी अपना डिग्निटी नहीं खोया, तो उसके लिए भी ये फर्स्ट किस है। बट वो कितने देर चुप रह सकता है ना। इसलिए जियांग चंग ने अपने आप को शांत किया और नीचे देखते हुए ही कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर लैन, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लैन शिचान अपने सामने बैठे ओमेगा को देखते रहते हैं और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये ओमेगा मतलब सॉरी किस लिए कह रहा है। तो लैन शिचान को थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली लैन शिचान ने सोचा था कि वो ओमेगा तो ड्रंक था, तो जो कुछ भी हुआ है शायद वो भूल गया है। ऑब्वियसली उसे कुछ याद नहीं रहेगा। तो लैन शिचान अपने मन में ये सब कुछ कह रहा था कि उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा और तुम्हें एम्बैरेस होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी और ने देखा नहीं है, तो तुम बस उसे भूल जाओ। लैन शिचान कंटिन्यूसली रात से लेकर सुबह तक, मतलब थोड़ी देर पहले तक अपने आप को यही समझा रहे थे, और अब जाके उन्हें पता चला कि इस ओमेगा को सब याद है। यहाँ से शीन शिफ्ट होके हमें नाइट टाइम दिखाया जाता है गुसु का। ऑलमोस्ट सबका डिनर हो गया था और सब सोने के लिए चले गए थे अपने अपने रूम में। माहौल बहुत भारी था अभी भी। विंग डिनर के लिए नहीं आया था, तो उसका डिनर उसके कमरे में दिया गया था, जो कि रूल्स में नहीं है, बट फिर भी लैन कुरैन ने कुछ कहा नहीं। लैन कुरैन ने खुद ही कहा कि हाँ, विंग का डिनर उसके कमरे में दिखा रहा। तो अल्टीमेटली सब डिनर कर चुके थे और सब सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि 9:30 बज गए थे। विंग ने डिनर नहीं किया था, वो बैठा था खाने के लिए, लेकिन कुछ खा नहीं पाया। वो कुछ देर वो अपने रूम में ही बैठा रहा। उसके बाद जब उसे ऐसा लगा कि उसका दम घुटने वाला है, तब वो रूम से बाहर आ गया था। उससे महसूस हुआ कि सब अपने अपने रूम में चले गए हैं। कल उसे पता चल गया था कि 9 बजे के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं रहता। उसे अच्छा लगा क्योंकि सब खाली था। विंग अपने कमरे के पीछे की तरफ जाने लगा, जहाँ पर उसने खिड़की से देखा है कि यहाँ पर एक गार्डन है। ऑब्वियसली ये एक चाइनीज़ स्टाइल गार्डन है, तो बहुत सजाया हुआ एक गार्डन है, बहुत बड़ा है ये गार्डन। तो विंग धीरे धीरे चल रहा था, उसे अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा अच्छी तरीके से सांस ले पा रहा है। ये सोचते हुए विंग थोड़ा और आगे गया और उसे एक बैठने का जगह मिला। वो वहाँ पर बैठ गया। चांद का रोशनी सीधा उसके चेहरे पर गिर रहा था और हवा बहुत ठंडा था। हाँ, गुसू में समर के टाइम में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, और अभी तो समर नहीं है। विंग को पता नहीं कि वो कब तक यहाँ पर बैठा रहा। उसे समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जब तक उसने अपने पास किसी को महसूस नहीं किया, तब तक उसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर गया है। विंग धीरे से अपना सर घुमाता है और देखता है कि वहाँ पर लैन कुरैन बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली उन दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 3 और इंसान बैठ सकते हैं, इतना डिस्टेंस था। लैन कुरैन शांति से बैठकर चांद देख रहे थे। उन्होंने एक शॉल ओढ़ रखा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। इस घर के बहुत नियम हैं। कल उसे पता चला है यहाँ के जो ऑर्फनेज का टीचर है उनसे, वो बहुत अच्छे ओमेगा हैं। उनसे विंग को बहुत कुछ पता चला है कि जो मास्टर लैन है, मतलब लैन कुरैन, वो नियमों को कितना ज़्यादा मानते हैं, मतलब कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और हर एक नियम जो है वो बहुत पुराना है, मतलब एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता हुआ आ रहा है, और वो सब कुछ यहाँ पर माना जाता है। तो विंग को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। विंग ने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, तभी लैन कुरैन ने कहा, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना। विंग ने जो बोलने के लिए अपना मुंह खोला था उसे उसने निगल लिया, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा,
विंग का जवाब सुनकर लैन कुरैन एक छोटा सा स्माइल विंग की तरफ देखकर देते हैं और फिर अपने शॉल को विंग की तरफ बढ़ा देते हैं। विंग परेशान हो जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आता पहले। लैन कुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लो इसे, ठंड लग जाएगा तुम्हें। विंग पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसने वो शॉल ले लिया था। वो शॉल ओढ़ने के बाद उसे गर्माहट मिल रहा था। कुछ देर एकदम साइलेंस में गुजरा और फिर लैन कुरैन ने कहा, मैंने सुना। विंग ने पहले हैरानी से लैन कुरैन को देखा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ सेकंड्स बाद विंग को समझ आ गया कि लैन कुरैन को कैसे पता चला है। तो विंग का हैरानी नॉर्मल हो गया था। लैन कुरैन ने कहा, मेरे पास जो बच्चे हैं उनका भी पास्ट कुछ अच्छा नहीं है विंग। विंग ने लैन कुरैन की तरफ फिर से देखा। लैन कुरैन ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनके अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग दर्द हैं। कुछ उन दर्दों को भूल चुके हैं क्योंकि वो तब बहुत छोटे थे, और कुछ को अभी भी याद है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ याद रहना नहीं चाहिए क्योंकि तब शायद वो कुछ याद रखने लायक नहीं थे, मतलब एकदम वो बहुत छोटे थे, न्यू बॉर्न बेबीज़। जिसे सुनकर विंग ने अपना सर झुका लिया और अपना सर हमें हिलाया। लैन कुरैन आगे कहते हैं, यहाँ पर एक बेबी है, मैं कल उससे तुम्हें मिलाऊंगा। वो हमारे फैमिली में 6 महीने से है। विंग अब इंटरेस्ट लेकर सुन रहा था। अब तक वो हेजिटेशन फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन अभी ना वो पूरा फोकस से इंटरेस्ट लेकर सुन रहा था लैन कुरैन की बातों को। लैन कुरैन ने आगे कहा, 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उसे पैनिक अटैक आते हैं। वो अपने मॉम डैड को याद करते हुए पैनिक हो जाता है, डर जाता है, एक अलग जोन में चला जाता है, चिल्लाता है, चीखता है और इमेजिन करने लगता है अपनी तरीके से चीज़ों को। वो इमेजिनेशन नहीं है, वो एक्चुअली में उसके साथ हुए घटनाओं को याद करने लगता है जो उसके अराउंड घूमते रहते हैं। जब 6 महीने पहले वो हमें मिला था तब वो इतने बुरे हालत में था कि मुझे या फिर हम में से किसी को नहीं लगा कि वो बच पाएगा। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके मॉम डैड ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके मॉम डैड अलग हो गए। वो लिविंग रिलेशनशिप में थे और उसके मॉम ने उसे कंसीव कर लिया। फिर उन्हें लगा कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उसे बर्थ भी दे दिया। उसके 1 साल बाद उनको लगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, दोनों तरफ से ही। अल्टीमेटली वो दोनों लिविंग में थे, मैरिड नहीं थे, तो अलग होने में उनको कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन परेशानी तो उस छोटे बॉय को हुआ जो 1 साल का था। वो सफ़र करता रहा अपने एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स के पास, डॉज बॉल की तरह उसे पास किया गया। ये कहते हुए लैन कुरैन एक गहरा सा ब्रीथ लेते हैं और कुछ देर चुप रहते हैं। विंग अभी भी लैन कुरैन को घूरे जा रहा था और लैन कुरैन के हर एक बात को प्रोसेस कर रहा था। लैन कुरैन जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते ना, तो विंग ने कहा, फिर क्या हुआ? लैन कुरैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, फिर 6 महीने पहले उसके दोनों पेरेंट्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को अबैंडन कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उन दोनों के पास लीगल सर्टिफिकेट नहीं था, वो दोनों लीगली मैरिज नहीं थे, तो ऑर्फनेज में डालना मुश्किल है। वो लोग ऑर्फनेज नहीं जा सकते। अगर ऑर्फनेज जाएंगे तो उनके इस
स्कैंडल के बारे में सबको पता चल जाएगा। तो उन दोनों ने उस बच्चे को छोड़ने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि वो उस बच्चे को ऑर्फनेज के अराउंड छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई उस बच्चे को लेकर ऑर्फनेज चला ही जाएगा। इससे उनका प्रॉब्लम ख़त्म। विंग का आंखें एकदम हॉरर से बड़ा हो गया था। उसने कहा फिर लैन कुरैन ने अजीब तरीके से मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा पेन था जो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विंग को सुनना है। लैन कुरैन ने कहा फिर उन्होंने किया। उस बच्चे को उन्होंने ऑर्फनेज का राउंड छोड़ दिया और वो चले गए। वो बच्चा बस 3 साल का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, नया जगह, कोई इंसान पहचान का नहीं, और उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। इसका रिज़ल्ट वो पैनिक कर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो दौड़ रहा था। वो पैनिक करके जहाँ उसका नज़र जा रहा था वो दौड़ रहा था और वो सीधा सड़क के बीचों बीच आ गया था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये सब कुछ पता चला। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें पता है विंग, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग क्या था? विंग ने धीरे से पूछा। क्या? उसका आवाज़ टूट रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे और जो गिर रहे थे। लैन कुरैन ने गहरा सा ब्रीथ लिया और बोला, इतना कुछ होने के बाद भी उन हैवानों को बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस बच्चे पर, मतलब बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एंड तक मना किया कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वो लेना ही नहीं चाहते। विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया, जो बहुत तेज़ी से हिल रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी तरह ना बहुत बहुत लोग हैं इस दुनिया में, वो अकेला नहीं है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लैन कुरैन चुपचाप चांद की तरफ देख रहे थे। विंग यहाँ पर रो रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन लैन कुरैन विंग की तरफ नहीं देख रहे थे। अल्टीमेटली विंग ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और वो रो पड़ा। वो रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, एंड लैन कुरैन विंग को रोने दे रहा था। विंग को रोना चाहिए, उसे रोना होगा। वो जितना रोएगा उसका बर्डन उतना कम होगा। विंग रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने बालों को खींच रहा था। वो रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गया था, बट लैन कुरैन विंग की तरफ अभी भी नहीं देख रहे थे। उनका नज़र कहीं दूर था, कहीं दूर पहाड़ों पर, जहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो विंग की तरफ नहीं देखना चाहते थे। वो बहुत एक्सपीरियंस है, हालांकि ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये सब कुछ बस विंग को रुलाने के लिए कहा। ये एक सच कहानी है और उनके इतने काम रहने के पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने ऐसे बच्चों के साथ डील किया है, करते हैं और आगे भी जब तक वो ज़िंदा रहेंगे करते आएंगे, क्योंकि ऐसे हैवान बहुत है और विंग जैसे सफ़र करने वाले बच्चे भी बहुत हैं, जिनमें से सबका टेक केयर लैन कुरैन नहीं कर सकते, लेकिन जितना वो कर सकते हैं उतना वो करेंगे। विंग कंटिन्यूसली रो रहा था। पक्का वो 2 घंटे तक रोया और उसके बाद उसके अंदर ना और एनर्जी ही नहीं था कि वो रोए। उसने अपने आप को ज़मीन पर एकदम लिटा दिया था। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था और वो हिचकियाँ ले रहा था, लेकिन अब उसके अंदर एनर्जी नहीं था कि वो रोए। इसलिए वो चुपचाप अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए चांद को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि लैन कुरैन अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और विंग को ना एक बहुत ज़्यादा सिक्योर फीलिंग हो रहा था। मतलब होता है ना कि
आपके पेरेंट्स या फिर आप जिस पर बहुत ट्रस्ट करते हो वो आपके आसपास रहे तो आपको कितना सिक्योर फील होता है। वैसा ही विंग को एकदम सिक्योर फील हो रहा था। एंड विंग अब धीरे से अपने सिसकियों के बीच कहता है, थैंक यू सो मच। लैन कुरैन को पता है कि विंग थैंक यू किस लिए कह रहा है, लेकिन लैन कुरैन ने विंग के बातों का जवाब नहीं दिया, थैंक यू का जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक लॉन्ग चुप्पी फिर से आ गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रुका क्योंकि लैन कुरैन अब उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने अब विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा फेरोमोन ये बहुत अच्छा है, सूदिंग है। ये कह के लैन कुरैन आगे बढ़ गए थे, मतलब वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। बट वहाँ पर विंग वो ब्लैंकली लैन कुरैन को जाते हुए देख रहा था, लैन कुरैन के बैग को देख रहा था। उसका फेरोमोन विंग ने अब नोटिस किया कि हवा में बहुत हल्का सा, बहुत मीठा सा एक सेंट तैर रहा है। ऑब्वियसली ये लेवेंडर है। विंग को अपने गर्दन में कुछ चलते हुए महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि वो कोई कीड़ा है या फिर कुछ अजीब, नहीं, उसे अपने स्किन के बीच, मतलब कि स्किन के अंदर, वो बयां नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ उसे कभी फील नहीं हुआ। उसने अपने गर्दन पर रब किया, उसने अपने मार्ग पर रब किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका फेरोमोन लीक हो रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है। मतलब पहले के टाइम जितना भी वक्त विंग ने महसूस किया कि उसका फेरोमोन ओवर टेक कर रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है या फिर एकदम ब्लास्ट की तरह बाहर आ गया, वैसा नहीं है। उसका फेरोमोन बहुत ही धीमा धीमा निकल रहा है, जो उसे लिटरली महसूस हो रहा था। विंग ने अपने फेरोमोन को रोकने की कोशिश किया और वो रुक गया। मतलब वो अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर सकता है और जब भी उसका मन करे वो अपने फेरोमोन को रोक सकता है। ये महसूस होते ही विंग एकदम शॉक्ड में आ गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।